संदेश झूठ से हटके। मैं सीधे आता हूं सबसे पहले डॉक्टर रहमानी जी के पास में। सर, सीज फायर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और ये सीज फायर टिकेगा या नहीं टिकेगा? जी, मुझे लगता है कि ये सीज फायर एक्चुअली फेस सेविंग है और फेस सेविंग है एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इसराइल तो अपने जंगी जुनून में कुछ भी करता है। मैं कल भी आपके यहाँ मैंने ये अर्ज किया था कि वो 4000 साल पुराना क्रॉनिक झूठा है, उसकी किसी बात पे यकीन किया ही नहीं जा सकता। तो सीज फायर कितनी देर टिक पाएगा उसका अंदाजा तो इसी बात से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइमलाइन पे गौर करें तो आप देखिए ओआईसी की मीटिंग इस्तांबुल में चल रही थी। हमको मालूम था कि वो उसमें एक बहुत ही फॉर्मल किस्म का रेजोल्यूशन आएगा, उसका ड्राफ्ट आ चुका था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब एक सुबह के वक्त इन्होंने हमला किया, शायद ओआईसी को भी ये मैसेज दिया कि वो कोई बहुत स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन ना लाए। और शाम को ही उसी दिन ईरान के वजीर खारजा अपने फॉरेन मिनिस्टर ये अब्बास इराक़ची साहब मॉस्को पहुंच गए और सुबह उनकी पुतिन से वहां बात हुई। पुतिन के बात होने के बाद पुतिन ने फोन भी किए, रूस के प्रेसिडेंट ने फोन भी किया ट्रम्प साहब को, चाइना से भी इस सिलसिले में कुछ बात हुई। और उस वक्त जबकि शायद अब्बास इराक़ची साहब घर वापसी के रास्ते में होंगे ईरान में। और ये याद रखिए कि अबनाए हुर्मुज़ की जो कल हुर्मुज़ स्ट्रेट की बात कल भी हो रही थी, ईरानी पार्लियामेंट ने तो उसको हरी झंडी दे दी थी कि इसे बंद करें। सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल को होनी थी और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब्बास इराक़ची साहब जब वापस आएंगे तो जितना सफर उन्होंने पूरे इस एक हफ्ते में विश्व के मुख्तलिफ उस रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों का किया था, वो रिपोर्ट बैक करेंगे सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल को। और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल फैसला ये लेने का इम्कान था कि वो इस हुर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दे, जिससे तेल का भी बहुत बड़ा रेट बढ़ने शुरू हो ही गए थे, कम्युनिकेशन के इशू और बहुत सारे इशू उससे होते। और इसी के ये होते होते इराक के और कतर के बेसिस पे हमला करके एक बहुत बड़ा मैसेज जनरेट कर दिया। ऑल्दो आप सब जानते हैं 2 दिन से खबरें मौजूद थी कि कतर के उस बेस पे जो इस रीजन का सबसे बड़ा अमेरिकन आर्मी बेस है, ये पहले से इवैक्यूएटेड था। उसमें जो 200 के करीब प्लेन थे वहां पर सिर्फ 3 प्लेन बचे थे, बाकी सब हटा दिए थे। इसका मतलब कतर और यूनाइटेड स्टेट और ईरान ये तीनों उस मामले में पहले से कुछ ना कुछ तय किए हुए थे। तो एक सिंबॉलिक वहां पर हमला करके कतर के अमेरिकन एयरबेस पर ये मैसेज कन्वे कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को कि आपको वेस्ट एशिया में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वेस्ट एशिया में अमेरिकन इंटरेस्ट सेफ नहीं है और ईरान मानेगा नहीं। तो ये सारे मैसेजेस किसके खिलाफ थे? ये सारे मैसेज यूएस के खिलाफ थे, इसराइल के खिलाफ नहीं थे। तो यूएस अगर वहां अब स्टैंड बाई रहता और 1-2 दिन, तो इराक में जो डैमेजेस हुए हैं इराक के आर्मी एयरबेस पर, उसकी तो खबरें नहीं आ रही। वहां तो बहुत बड़े डैमेजेस हो गए। तो एक बड़ा वाइडर मैसेज था कि यहाँ अब सस्टेन करने के लिए वेस्ट एशिया वैसा मुल्क नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले था। बहुत आइसोलेशन है और दूसरे रास्ते वेस्ट एशिया के लोगों ने भी देख रखे हैं, मिडिल ईस्ट ने भी देख रखे हैं। तो इसराइल जहां तक इनके वो जो है इनके टारगेट कहाँ कहाँ अचीव हुए मुझे बताइए। इनका टारगेट वो कहते थे कि हम गजा में हम टारगेट अचीव कर लिए। कौन कौन से टारगेट गजा में अचीव कर लिए? सिवाय इसके कि आपने गजा में हमास की लीडरशिप को एसिसिनेट करके न्यूट्रलाइज किया, तो क्या लीडरशिप तो खत्म नहीं हुई? लीडरशिप आ गई। आप कह रहे थे हमास को खत्म कर देंगे हम, हमास भी खत्म नहीं हुआ। आप कहते गजा खाली करा देंगे, गजा भी खाली नहीं हुआ, जंग भी वहां पर जारी है। आपने हिजबुल्लाह को कहा कि हम हिजबुल्लाह को एलिमिनेट कर देंगे, हिजबुल्लाह एलिमिनेट हुआ नहीं हुआ वहां पर। इसी तरीके से जो आप कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करा देंगे,
ईरान का, उसके तो कोई आसार पूरे के पूरे वर्ल्ड मीडिया ने और इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज ने, खुद आईएईए ने, किसी ने नहीं कहा। तो आपके पास टारगेट इस लायक होते ही नहीं। उसके बाद आपने बहुत छोटा टारगेट किया कि हम जो है ईरान के प्रेसिडेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर आपने कहा कि हम वहां पर वो कर देंगे, जो रेजिम चेंज कर देंगे। ये सारी बातें की थी ना, कौन सा उसमें से अचीव हुआ? साफ जाहिर है कि आपको वहां से दुम दबा के भागना पड़ा है, इससे पहले कि आपके सामने इराक जैसी, अफगानिस्तान जैसी कोई सूरत हाल पैदा होती, वियतनाम जैसी सूरत हाल पैदा होती, आपके लिए मुनासिब यही था कि आप वहां से आ जाएं। अब इसराइल की जो बंद मुट्ठी थी, अभी लोग जीतना और हारना इस जंग में, तो इसके पैरामीटर तो बस यही कोई जो फॉर्मल जंग में जीत और हार होती है, इस किस्म की जंगों में उस किस्म की जीत हार तो है नहीं। लेकिन बेनिफिशियरी कौन है, ये तो इवेलुएट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में ईरान जितने बड़े बेनिफिशियरी की सूरत में सारी दुनिया के सामने आया है, इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और मुझे याद है, अभी कोई ये 2012 की बात है, यहाँ दिल्ली में हमने वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स पर एक सेमिनार करवाया था। उसमें ईरान के एम्बेसडर थे उस जमाने में, नबीजादे साहब, वो उसमें की नोट स्पीकर थे। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि इस रीजन में ईरान ने वो सिचुएशन हासिल कर ली है कि रीजन का कोई भी पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक डिसीजन ईरान की मर्जी के बगैर करना अब पॉसिबल नहीं है। ये बात 2012 की है, 13 साल पहले ये बात कही थी। आज 2025 में तो हम वो सूरत हाल सारी दुनिया ने खुले बंधु देख ली कि आप ईरान के बगैर इस रीजन में एक पत्ता भी मूव करने की पोजीशन में नहीं रहे। जबकि इसराइल का जितने दावे थे, जितने क्लेम थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। और जो उन्होंने एक हेजमनी या अच्छे लफ्जों में कहें, जो एतबार जो इसराइल ने कायम कर रखा था सारी दुनिया में, अपनी मिलिट्री का, अपनी स्ट्रेटेजी एक्सपर्टीज का, अपनी एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज का, अपनी स्पाइंग का, वो सारा का सारा तो धाराशाही हो गया। वो सब अब खत्म हो गया। अब आगे पोस्ट वॉर एरा में इसराइल के साथ कितने लोग नेगोशिएट करेंगे, ये देखना तो सबसे बड़ा लूजर खुद इसराइल हुआ। फेस सेविंग की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और ईरान का इस खित्ते में एतबार बढ़ा है, ईरान की ताकत बढ़ी है। ईरान के जो भी स्टेटमेंट आज भी आ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये साबित किया है कि वो 45 साल के सैंक्शन के बावजूद आज एक दुनिया की ताकतवर कुव्वत की हैसियत से इस रीजन में कम से कम बहुत मजबूती के साथ आके खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि जंगबंदी का वेलकम होना चाहिए, चाहे जितने दिन भी चले, क्योंकि हम इसराइल पे भरोसा नहीं करते। उन्होंने कई बार वायलेशंस किए हैं, उनकी हिस्ट्री है, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं इस मामले में इसराइल के लोग के वो। लेकिन जितने दिन को भी हुआ है, तो अब हमको नए पॉलिटिकल मूव्स का इंतजार करना चाहिए। आई थिंक के पॉलिटिकल मूवमेंट कुछ ना कुछ अगले चंद दिनों में हमको दिखाई देंगे कि किसने किसको कितना टिच किया है या कौन कितना मजबूर हुआ है। निश्चित तौर पर कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है। अभी तस्वीर आना बाकी है। जो दिखाई दे रही है तस्वीर, वो है जो दिखाई जा रही है, और एक तस्वीर दूसरी है तो जो दिखाई नहीं दे रही है। उस तस्वीर को अगर आप आंख बंद करके या थोड़ा देर तक सोचेंगे और दूर तक देखेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों तरफ जल रही है आग, लेकिन अभी ठंडी नहीं हुई है राख। तो अभी राख ठंडी नहीं हुई है, आग सबके सीने में धधक रही है। दोनों तरफ, दोनों अपना अपना घात प्रतिघात के लिए बैठे हुए हैं। और ये सीज फायर जो है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक धोखा है? और क्या अमेरिका और इजराइल अपने तरीके से धोखा दे रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार के पास आता हूं, और ये राख ठंडी हो गई है, क्या युद्ध विराम हो गया है, या इसमें भी कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं? अमेरिका और इजराइल टाइम बाई कर रहे हैं क्या? और ईरान ने तो सीधा पहले भी कहा था कि अगर इजराइल हमले रोक देगा तो हम भी रोक देंगे।
फिलहाल अब ये सीज फायर हो तो गया है, लेकिन ये सीज फायर कितने दिन तक टिकेगा, क्या इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? जी सर। ये आपके सवाल तो बहुत वाजिब है। रहमानी जी ने बहुत डिटेल्स में सारी चीजें बताई हैं। देखिए, इस आज का जो ट्रंप का प्रेस के साथ जो गुफ्तगू थी, उसमें एक बात साफ हो गया कि अब अपशब्द, सीधे सीधे कहिए गालियां, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के डिक्शनरी में आ गई। और ये जो है, इससे पहले कभी बातचीत डिप्लोमेट से कैसे नहीं है कि डिप्लोमेट हर वक्त बड़े अच्छे अच्छी बातें ही करते थे, ये सब बातें करते थे, पर कम से कम किसी ओपन फोरम में ऐसी बातें नहीं करते थे। अब ट्रंप ऐसी बातें करने लगे। इससे एक चीज तो दिखता है कि ट्रंप परेशान है। परेशान इसलिए है, ईरान से नहीं है वो परेशान है इजराइल से। उनका कहना है इजराइल हमारी बात नहीं मान रहा है। साथ में उन्होंने बाद में ईरान भी जोड़ दिया, पर इजराइल उनकी बात नहीं मान रहा है। जिस इजराइल की चाहे बुनियाद हो, चाहे उसकी एग्जिस्टेंस हो, वो सब कुछ अमेरिका पर डिपेंडेंट है। वो ट्रंप की बात अगर नहीं मान रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्या ट्रंप जिस तरह से अमेरिका के अंदर भी, विदेशों में छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर जिस तरह से न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और भी कई शहरों में जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ आ गए हैं, और हिंदुस्तान में तो कुछ हजार लोग आ जाए तो बहुत बड़ी चीज लगती है, पर वहां जिस तरह से हुजूम के हुजूम लोग चले जा रहे हैं सड़कों से, मैं समझता हूं ये अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, सामान्य रूप से कहा जाता है कि ज्यूज या यहूदी जो भी कह लें आप, वो इजराइल के नेतृत्व के साथ होता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो लोग सारे ही नेतान्याहू से कट रहे हैं। नेतान्याहू किसी को पसंद नहीं आ रहा। ये एक जो चीज है, इसका मतलब जो है, क्या अमेरिका और इजराइल में रेजिम चेंज हो सकता है क्या? आज के लिए कहा जाएगा कि विशफुल थिंकिंग है, पर हम देख चुके हैं कि वियतनाम में के लिए जब अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ तो अमेरिका में रेजिम चेंज हुआ। तो क्या आज वियतनाम रिपीट हो रहा है? अभी कहना जल्दबाजी है, पर हो सकता है। इजराइल, देखिए इसमें एक चीज जो, जहां तक नेतान्याहू की बात है, नेतान्याहू जो है, एक चीज साफ हो गया कि उनका जो आयरन डोम है वो तो बांस का भी नहीं निकला। और ईरान के पास जो असलहे हैं, उसने इजराइल को बहुत चोट पहुंचाई है। तेल अवीव में चोट पहुंचाई है, हैफा में चोट पहुंचाई है, और कई शहरों में चोट पहुंचाई है। तेल अवीव के मोसाद के हेडक्वार्टर्स वो भी उन्होंने ध्वस्त कर दिए। इन सारी चीजों को अगर आप देखें, ईरान पे चोट नहीं आई ऐसा नहीं है। इजराइल ने जिस तरह से बेरहमी से इजराइल के सिविलियन एरियाज पर अटैक किया है, जैसे वो हमास के साथ भी कर रहे हैं। हमास के साथ इन दौरान ऐसा नहीं हुआ कि हमास के साथ जो है उनके पर अटैक रुक गए। और मुझे लगता है एक चीज जो है कि नेतान्याहू जो है इस जल्दबाजी में सीज फायर के इसलिए थे कि उन्हें लगा कि ईरान से तो हम बाद में भी निपट सकते हैं, पर पहले हमास से निपटना है, गाजा पट्टी में पहले निपटना है। ये एक उनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि इस दौरान भी जिस तरह से वह बमबारी हुई और जिस तरह से जाके गाजा पट्टी पर अभी भी लोग जैसे मारे जाते रहे, वो अपने आप में एक सवाल उठाता है, क्या इजराइल कहीं से भी मानवीय बोझ से कहीं से भी ग्रस्त है या नहीं है? तो मानवीयता इजराइल के साथ नहीं है, ये चीज खुल के सामने आ रही है। सवाल है कतर पर ईरान ने हमला क्यों किया? और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि कतर को पहले ही
सचेत कर दिया गया कि हम आप पर अटैक करेंगे। तो उसके दो जो है इंटरनेशनल वर्जन्स आ रहे हैं। एक तो जो आपने कहा कि इजराइल ईरान और कतर दोनों मिलके कुछ सिखाना चाहते थे सबक, एक तो ये हो सकता है। दूसरा एक जो है वो ये है कि क्या ट्रंप ईरान और कतर मिलके नेतान्याहू को सबक सिखाना चाह रहे थे, इसलिए कतर पर एक सिंबॉलिक हमला किया गया। ये भी एक सवाल है जो इस पे बातचीत हो रही है। तो इस सारी चीजों को अगर आप देखें, इसमें पलड़ा जो है कहीं ना कहीं ईरान का भारी लगता है, सारी चीजों के सारे नुकसान सहने के बावजूद, सारे तेहरान से लोग जाने के बावजूद, और इजराइल का जो पलड़ा है और इजराइल का जो मिथ था आयरन डोम का, वो टूट चुका है। अब इसके बाद कैसे क्या होगा, सीज फायर अभी इजराइल जल्दी नहीं तोड़ेगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। उनको ट्रंप का भी डर है और ईरान का भी डर है। ट्रंप का डर यह है कि ट्रंप ज्यादा कुछ करेंगे तो ट्रंप जो है उनको पैसे वैसे देता है, असलहे देता है, वो बंद कर देगा। आगे फिर और बातें करते हैं।